नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई यूपीएससी और एमपीएससी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन 29 नवंबर। आज हम लेने वाले तीन टॉपिक्स, द ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज, मैरीटाइम चैलेंजेस और सीओपी का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का यूट्यूब का वीडियो। सो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू मुर्मू जी, उन्होंने अभी सजेशन किया था कि इंडिया में जैसे भी आईएएस आईपीएस आईएफएस रहता है, उनकी ऑल इंडिया सर्विस रहती है, तो वैसे ही जुडिशरी का भी ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर जुडिशरी की वो बात करते हैं, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ के। अभी कैसे उनकी रिक्रूटमेंट होती है, तो अभी जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो उनके हाई कोर्ट के थ्रू होती है, और वहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट की जाती है। तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आप लॉयर है, आपने 10 साल तक काम किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या फिर लोअर कोर्ट्स में, और फिर आपके एक एक्सपीरियंस पे बेसिस पे, आपके मेरिट के बेसिस पे आपको हाई कोर्ट के द्वारा चुना जाता है। और सेकंड जो रहता है वो स्टेट की एग्ज़ाम रहती है, उसके थ्रू वहाँ पे जजेस बन जाता है। तो उनका ये सजेशन था कि यहाँ पे भी ऑल इंडिया सर्विस चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें अगर एक क्वेश्चन आता है, मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन कैसा आता है कि डज द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इज पैनेकिया फॉर द प्रॉब्लम्स इन द जुडिशरी। सो हमें इसमें लिखना पड़ेगा ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कहाँ से आती है, ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ से आती है। तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का 312 आर्टिकल लिखना पड़ेगा जहाँ से ऑल इंडिया सर्विसेज आती है। फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के कारण क्या क्या फायदे होंगे ये लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। एक मेरिट बेसिस पे लोग आ जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम के थ्रू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाइडर रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे हम देखते हैं जुडिशरी में वुमेन का जो नंबर है बहुत कम है। जो माइनॉरिटीज़ है या फिर मार्जिनाइज सेक्शन है, उनका नंबर बहुत कम है। तो उनका नंबर बन क्यों नहीं कम है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था हमारे एमपी ओवैसी जी ने। तो उनको जो लीगल मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया था ना, बोला वो तो गलत बात होगी, और रिप्लाई ऐसा दिया था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी वो कम है। तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज करते हैं तो यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बढ़ सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, चैलेंजेस है, चैलेंजेस तो देखनी चाहिए। तो सबसे पहली चैलेंज रहती है कि हमारे इंडिया में लॉ का जो भी कोर्स रहता है, लॉ की एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। किसी जो इलाइट स्कूल है उसमें बहुत अच्छा पढ़ा जाता होगा, और जो ऐसे एवरेज लॉ स्कूल से उसमें अच्छा नहीं पढ़ाया जाता होगा। सेकंड जो रहता है, अभी जो जजेस जाते हैं एज अ लॉयर, जो जजेस बन के जाते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस रहता है उस सिस्टम का में काम करने का, जो लीगल प्रैक्टिस का। तो उसके बेसिस वो जजेस बन जाते हैं। अगर हम ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज करें तो फिर ये एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया हमें रखना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं रखा तो फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। सेकंड, अदर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो उनके पास क्या रहता है, एक सपोर्ट रहता है, लोअर ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट रहता है, जो उसी एरिया से आके वहाँ पे काम करते हैं। उनको लोकल रूल्स रेगुलेशंस के बारे में एक्सपीरियंस रहता है, उनकी मदद से वो जो आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस वो काम करते हैं। लेकिन जुडिशरी को ऐसे कोई एक्सपर्ट की मदद नहीं मिलेगी। ये भी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आता है अ, यहाँ पे एक और एक इशू आता है यहाँ पे फेडरलिज्म का। क्योंकि अगर एक फेडरलिज्म, जैसे कि अभी स्टेट एक एग्जाम लेता है, फिर लोअर कोर्स में जजेस अपॉइंट करता है, तो अगर यहाँ पे लेना पड़ेगा तो हमें मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की परमिशन चाहिए। मैं सेंटर की तो चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, नॉट परमिशन, अप्रूवल चाहिए। तो अगर अप्रूवल मिलती है तो ये बना सकते हैं। लेकिन फिर स्टेट का यहाँ पे फेडरलिज्म का इशू आ जाता है कि सेंटर
और एक इशू पे इंक्रोच कर रही है, ये भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स लिख के हम इस आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो मोर और लेस हमारा कंक्लूजन क्या रहना चाहिए? मोर और लेस हम अगर बोलते हैं कि जुडिशरी के प्रॉब्लम के लिए हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज मे बी द वन ऑफ द सोल्यूशन, बट इट नॉट द मेजर सोल्यूशन। और पेने पेने उसको क्या बोलते हैं, पेनेशिया पेनाकिया जो भी है, वो मेजर सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक है नेक्स्ट हमारा मरीटाइम चैलेंजेस। सो मरीटाइम चैलेंजेस जो है अभी बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं मरीटाइम चैलेंजेस? क्योंकि अभी मरीन जो एरिया है, मरीटाइम एक्टिविटी जो है, दोनों स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों से ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है, ज़्यादा वहाँ पे उनका इंटरवेंशन है, वहाँ पे उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उसी वजह से मरीटाइम डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहे हैं, मरीटाइम जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो चलो बात करते हैं कि क्यों मरीटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर मतलब 20 साल पहले की 30 साल पहले की बात करें, तो ये एरिया ज़्यादा तो स्टेट की ज़्यादा डोमिनेंस रहती थी, अभी नॉन स्टेट एक्टर बढ़ रहे हैं। सेकंड, हमारा जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड रहता है, वो ट्रेड ज़्यादा अब मरीटाइम रूट से ज़्यादा हो रहा है। पहले जैसे लैंड रूट्स था, सिल्क रूट्स था, तो अभी मरीटाइम और वो आगे जाके बढ़ेगा। मतलब इंडिया का 95% जो वॉल्यूम का जो ट्रेड है, वॉल्यूम है ट्रेड का, वो मरीटाइम से होता है। थर्ड जो बात है, तो वो ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या आता है? ब्लू इकोनॉमी में सिर्फ गुड्स भी नहीं आते, उसमें सर्विसेज भी आते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू फिशरीज टू द क्लाइमेट चेंज। ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लू इकोनॉमी में आती है। तो ब्लू इकोनॉमी में क्या है कि अभी जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ता है, तो वहाँ पे लोगों को लाइवलीहुड्स भी देना है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी देना है, उनका इनकम भी देना है। तो हमें क्या है कि अभी जैसे कोस्टल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, वहाँ पे शिपिंग लेन्स बनाने हैं, पोर्ट्स नए बनाने हैं। तो उसकी वजह से भी मैरीटाइम एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये जो आर्टिकल लिखा है अभिजीत सिंह उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक कोट से स्टार्ट किया है कि हम इसको, आप अगर इसको किसी आपके नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चार्ल्स डार्विन इज रिप्यूटेड टू हैव आर्ग्यूड दैट a key to human survival is not humankind's innate superiority but its natural adaptability। तो इनका ये है कि चार्ल्स डार्विन ने एक बार मतलब एक आर्गुमेंट के लिए फेमस है चार्ल्स डार्विन। तो हमें पता है कि चार्ल्स डार्विन को इवोल्यूशन का स्टडी करना एक जाने माने साइंटिस्ट है। तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, इंसान की स्पीसीज जो सर्वाइव हो चुकी है, इसका रहस्य कहाँ पे है, इसका सीक्रेट कहाँ पे है, इसका क्या है मतलब रीजन। तो हमें क्या लगता होगा कि यार ह्यूमन तो बहुत टैलेंटेड है, ह्यूमन स्पेसीज नेचुरली सुपीरियर है, उसके वजह से ह्यूमन ने अदर जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो जो अदर्स एनिमल की स्पीसीज है उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। जैसे कि अब ड्रैगन नष्ट हो गए जो इवोल्यूशन के फेज में, लेकिन ह्यूमन अभी सर्वाइव कर रहे, यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन चार्ल्स डार्विन का ये मानना उनका उनका वो ये बात नहीं मानते थे कि ह्यूमन नेचुरली सुपेरियर है। ह्यूमन की जो अंदरूनी मतलब नेचुरल अडेप्टेबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वही चीज़ है, उसके कारण ह्यूमन स्पेसीज यहाँ पे सर्वाइव कर पाई, वहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे अडाप्ट कर पाई। कौन सी चीज़ है? नेचुरल अडेप्टेबिलिटी। तो इस सेंटेंस से ये आर्टिकल स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे तो हमें इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है मरीटाइम चैलेंजेस में? सो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस इन द मरीटाइम सिक्योरिटी एरियाज एंड हाउ इंडिया इज अप्रोचिंग और हाउ इंडिया इज हैंडलिंग दिस न्यू चैलेंजेस, राइट सम सॉल्यूशंस, और डू यू थिंक दैट इंडिया इज हैंडलिंग द मरीटाइम चैलेंजेस सक्सेसफुली। और ऐसे भी आ सकता है कि why these challenges, why the maritime domain is getting more and more attention and more मोर एंड मोर, ये भी बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस की उनकी बढ़ रही है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका ये है कि हमें यहाँ पे अभी मरीटाइम के जो इश्यूज है, एक 4-5 इश्यूज हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसकी 4-5 सॉल्यूशंस हमें ध्यान में रखना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें ध्यान में यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें नए चीज़ कौन सी मिलती है जो सब लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी मिलती है?
तो चलो हम चैलेंजेस कौन से देखते हैं। एक है कि नए जो अनकन्वेंशनल है वो हमें रखने चाहिए। कन्वेंशनल चैलेंजेस तो है ही। कन्वेंशनल चैलेंजेस कौन से है, मतलब कोई लिटरल स्टेट्स है, उनके बीच कुछ इश्यूज पे चल रहा है, मतलब बाउंड्री डिमार्केशन हो, फिशरमैन्स इशू हो, ये कन्वेंशनल चैलेंजेस है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल चैलेंजेस में आता है अपना डिजास्टर आता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आता है। सेकंड आता है अपना मैरीटाइम, मतलब टेररिज्म, ठीक है। थर्ड आता है इलीगल फिशिंग आता है। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन आता है, मैरीटाइम पोल्यूशन आता है। फोर्थ आता है ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग आता है। फिफ्थ आता है अपना क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो मेरे ये चीजें जो है ये अभी अभी देखने को मिल रही है, तो इसीलिए उसको अनकन्वेंशनल बोल रहे हैं। तो अनकन्वेंशनल कौन कौन से चैलेंजेस है। पहला चैलेंज आता है इलीगल फिशिंग का आता है। सेकंड आता है मैरीटाइम का, टेररिज्म का आता है। तीसरा चैलेंज आता है टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। तीसरा आता है जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है वो आता है। मैरीटाइम पोल्यूशन का आता है। ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग का आता है। और नेचुरल डिजास्टर्स का आता है। तो ये क्या है, ये चैलेंजेस डिफिकल्ट क्यों है उसको हैंडल करना या फिर उनका सोल्यूशन ढूंढ पाना, क्योंकि ये चैलेंजेस किसी एक स्टेट की कैपेसिटी में नहीं है। मतलब एक स्टेट की कैपेसिटी इसको सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अभी सारे स्टेट मिलके, एक रीजनल स्टेट्स मिलके उनको एक साथ आना चाहिए और उसको ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए। और इसका ये है कि मतलब जैसे नेशनल डिजास्टर की बात करें, मतलब डिजास्टर का रीजन क्या है। रीजन देखें तो हम जो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है, मतलब जिसकी वजह से क्लाइमेट में इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट जैसे कि फॉसिल फ्यूल की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहे हैं, तो डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए तो अकेला एक देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। डेवलप्ड स्टेट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको रिजिलेंट मतलब उससे उबरने के लिए अगर कोई डिजास्टर हो जाए। लेकिन डेवलपिंग स्टेट की उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो फिर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये चीज़ें कि डेवलपिंग स्टेट जो है वो अभी उनके रिजिलेंट जो एबिलिटी है वो कम है। तो इसकी वजह से मैरीटाइम चैलेंजेस जो है और वो मोर कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं और मोर डिफिकल्ट बनते जाते हैं, क्योंकि किसी एक स्टेट के कैपेसिटी के बाहर है उसको एड्रेस करना, उसको हैंडल करना, उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आता है कि अभी जैसे पावर गेम चलती है, मतलब जीरो सम नॉन जीरो सम। अब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, इंटरनेशनल रिलेशन में ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो जीरो सम कंपटीशन, नॉन जीरो सम कंपटीशन क्या है। चलो मानो ए और बी दोनों अपने स्पर्धक है। स्पर्धक बोलते हैं, एनिमी एनिमी बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर ए एंड बी एनिमी है तो ये ऐसी कुछ चीज करता है, मतलब ऐसे कुछ टूल्स यूज करता है या ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक लगाता है, जिससे क्या होता है कि ए का फायदा होता है लेकिन उसमें बी का नुकसान होता है। एज गेन बट बीज लॉस। तो ए का सपोज 10 रुपए का गेन होता है, तो बी का 10 रुपए का लॉस होता है। तो होता है जीरो सम, मुझे किसी का भी फायदा नहीं हुआ इसमें। एक का फायदा और दूसरे का उतना ही नुकसान हो गया। नॉन जीरो सम कौन सा है कि अगर एक का इस यहाँ पे 20 रुपए का फायदा होता है, बी का 10 रुपए का लॉस होता है, तो ये 10 रुपए नेट गेन में रहता है। ये 10 रुपए नेट गेन में रहता है, तो इसको बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम। ठीक है। तो ये जीरो सम कंपटीशन जो है ये गेम थ्योरी का पार्ट रहता है। तो ये डिटरमिनेंट बोलते हैं, मतलब दुनिया डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारक रहता है यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है पावरफुल कंट्रीज में। तो जैसे कि ग्लोबल साउथ में है, एशिया अफ्रीका, ये जो कंट्रीज है, तो इन कंट्रीज का जो है कि पावरफुल नेशन से सुनते नहीं है। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, या फिर अभी इसराइल और वो पैलेस्टाइन का चल रहा है, या फिर अभी चाइना और यूएस का इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर टाइप जो गेम ही चल रहे इशू चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो जो कोस्टल स्टेट्स रहता है, कोस्टल कंट्रीज रहते हैं, तो उनके ऊपर भी इनका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऊपर, जो रीजन की स्टेबिलिटी उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट रहता है। लेकिन जो स्मॉल स्टेट्स है, जो पुअर स्टेट है, डेवलपिंग स्टेट्स है, उनका कोई नहीं सुनता। जो पावरफुल स्टेट्स है वो नहीं सुनते। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोऑपरेशन भी डिफिकल्ट है होता है मैरीटाइम में। कोऑपरेशन क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ के नेशंस है उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। उनकी लॉज इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी किसी की ज़्यादा है, किसी की अलग है। उनकी प्रायोरिटीज भी अलग है। किसी को पावर्टी के ऊपर काम करना है, किसी का इशू चल रहा है, सिक्योरिटी का इशू चल रहा है।
तो उनकी प्रायोरिटीज अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, उनके रिसोर्सेस अलग है। तो क्या होता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना भी पाता है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हो जाता है, ट्रस्ट डिफिसिट के इश्यूज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने कोऑपरेशन और वो जो रियल विल पावर रहती है कि जो चैलेंजेस को कोऑपरेट करना, फाइट करने की, वो उनमें उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनती है। तो यहाँ पे इंडिया का मॉडल का उन्होंने बात किया। तो इंडिया का मैरीटाइम विजन 2030, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैरीटाइम का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिखना है, इंडियाज मैरीटाइम विजन 2030 सेट आउट अ क्रिएटिव मॉडल। क्या क्रिएटिव मॉडल है? यहाँ पे क्रिएटिव ये डेवलपमेंटल मॉडल है। एक पोर्ट्स बनाने हैं, शिपिंग लेन्स बनाने हैं, इनलैंड वाटरवेज बनाने हैं फॉर जनरेटिंग ग्रोथ एंड लाइवलीहुड। आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट हाईलाइट 3 स्पेसिफिक अनोमलीज। मतलब जो कॉपरेशन, इंडस्ट्री कॉपरेशन में 3 अनोमलीज रहती है मोस्टली, कि रेगुलेशन जो है वो रिसोर्स मिसयूज का, उसमें अच्छे से रेगुलेट नहीं करते। जो सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो लैक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है। और जो सब्सिडी की देती है स्टेट, मतलब जो छोटे फिशरमैन रहते हैं, तो उनको सब्सिडी देके वो मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स लेते हैं वो फिशरमैन। तो उसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा इलिसिट फिशिंग होता है और ओवर फिशिंग होता है। उसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, ये भी आप सजेशन में लिख सकते हैं, या फिर इंडिया की जो भी एक्शन है उसमें लिख सकते हैं। इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, उसमें क्या है, मैरीटाइम इकोलॉजी, मरीन रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इसके पिलर्स है उसके। तो ये जनरल उन्होंने ग्लोबल साउथ के बारे में बोला था कि हाउ डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन चैलेंजिंग दिस मैरीटाइम इश्यूज एंड हाउ दे आर कोऑपरेटिंग। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज के बारे में। ज़्यादा नहीं, एक 2-3 मिनट में मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये है कि अभी दुबई में दिसंबर मंथ में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है 28th। ध्यान रखना, 20th COP कहाँ पे होने वाली है? दुबई में होने वाली है। तो COP किसकी है? UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हमें अभी सारे डेवलपिंग नेशंस की यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि पेरिस क्लाइमेटिक डील 2015 में हो गई थी। तो उसी में डिसाइड हुआ था कि हर 5 साल के बाद हम रिव्यू करेंगे जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है INDC। उस टाइम पे INDC मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो उसके बारे में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना बाकी है, और नेक्स्ट टाइम कितना करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। तो जो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है, द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक अभी ये होने वाला है। ध्यान रखना, दुबई में जो 28 COP होने वाले उसमें एक ग्लोबल स्टॉक टेक होने वाला है, उसका शॉर्ट फॉर्म है GST। तो ये पेरिस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो उसमें क्या था कि जो जो भी अभी INDC डिक्लेयर किए सारे स्टेट ने, उसका रिव्यू करना उन्होंने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो उसमें ये फेल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, उसको देख लेना। और अब नेक्स्ट 5 साल के लिए आप कितना प्लेज करोगे, आप कितना डिक्लेयर करोगे कि आप अपना वो जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है कितना कम करोगे, ये इसका मेन कंपोनेंट है ये GST के। तो अभी जैसे कि बहुत सारे UNFCCC के रिपोर्ट आते हैं जहाँ पे हम फेल कर जाते हैं कि जो जो भी टारगेट होता है टेम्परेचर आउटकम का। तो अभी वो बोलते हैं कि इसमें भी जो रिपोर्ट आएंगे उसमें भी सेम पिक्चर आ जाएगी, कि नेगेटिव पिक्चर आ जाएगी, हम डेवलपिंग नेशन ज़्यादा काम नहीं कर रहे। तो मेन इश्यूज अभी जैसे कि एक यहाँ पे है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में एक फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू रहता है। फाइनेंस का इशू क्या है? जैसे कि 100 बिलियन डॉलर से एक फंड था, एक डिकेड पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था ऐसे ही COP में। लेकिन उस फंड के बारे में जो था वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन की डेवलप्ड कंट्रीज की थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन उन्होंने इस 10 साल में, मतलब 2020 में फंड एक्टिवेट होने वाला था,
100 बिलियंस पर ईयर जो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने वाले थे। लेकिन जो भी कंट्रीब्यूशन किया है डेवलप्ड स्टेट ने वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन किया है, और वो फंड तो अभी नेशंस को मिला भी नहीं है, मतलब उसके क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं है, और किस बेसिस पे देना, उसका असेसमेंट में रीअसेसमेंट करना, ऐसे भी अभी उसका डिस्कशन चल रहा है। और इसमें नेक्स्ट इश्यूज है कि जैसे एक चीज रहता है कि अभी डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों एक अपोजिंग प्लेटफॉर्म पे है। तो डेवलपिंग नेशंस बोलते हैं कि भाई आपने अभी तक अपनी डेवलपमेंट कर दी है, और सारा ग्रीन हाउस गैस का जो भी है आप ही से इमिशन हुआ है, तो इसको कंट्रोल करने में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? आपकी तो होनी चाहिए, तो इसे इक्विटी बोलते हैं। लेकिन डेवलप्ड नेशंस क्या बोलते हैं कि भाई अब तो हमने किया है, ठीक है, अब हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन आप लोग मतलब डेवलपिंग स्टेट्स, आप नेक्स्ट फ्यूचर तक आप फ्यूचर में करेंगे, तो फ्यूचर में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा उसका क्या, उसके लिए कौन पे करेगा? तो ये फास्ट फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये डेवलपिंग नेशंस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने लेने की कोशिश करती है। तो ये ऐसे डिबेट्स चलते रहते हैं। ये आप इशू ध्यान में रखना कि अब डेवलप्ड नेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इशू चल रहा है। एक मैंने फाइनेंस का बोला, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोला कि कौन कितना जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। अब तक पास्ट में तो इन्होंने किया, और डेवलपिंग नेशंस को बोलते हैं, जो डेवलप्ड है वो बोलते हैं कि यार फ्यूचर में आप करोगे तो आज आज आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर ऐसा एक है कि यहाँ पे जैसे कि अब जीएसटी में जो भी प्लेज कर दिए जाएंगे वो प्रिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब मतलब वहाँ पे क्या है कि डेवलप्ड नेशन जो भी करेंगे उसको जो प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में करना चाहिए। मतलब एक एक डेफिनेट गोल होना चाहिए, ना कि एक ऐसा एवरेज गोल, या फिर एक राउंड, मतलब अराउंड राउंड बुशिंग अराउंड, सॉरी, बीटिंग अराउंड द बुश, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ऐसा डेवलपिंग नेशंस का कहना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डेवलप नेशंस पे फिक्स होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक इशू है कि जब हम ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं किसी नेशन की, तो ये किस बेसिस पे करते हैं कि उसने पास्ट में कितना इमिशन हुआ है उसका, और पास में कितना इमिशन हुआ है, ये पहले एग्रीमेंट होना चाहिए नेशन स्टेट में कि हाँ भाई मेरा इतना कोटा है, इतना मैंने किया है, यूएस ने इतना किया है, इटली ने इतना किया है, ब्रिटेन ने इतना किया है, इसके बारे में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पहले हमारे पास ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है कि जो हर किसी का कोटा फाइनल कर पाए। और ना वो, अगर वो एग्रीमेंट नहीं तो हम फिर आपका रिडक्शन का टारगेट कैसे दे पाए, एब्सोल्यूट इमिशन का टारगेट हम आपको कैसे दे पाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे उन्होंने बताई है। और जीएसटी में अभी जैसे बोला कि सिर्फ उसमें ग्रेटर एम्बिशन नहीं है, तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन जो भी टारगेट्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उनको बढ़ाना है, इम्प्लीमेंटेशन की जो ये है लेवल है उसको भी बढ़ाना है। अभी फॉसिल फ्यूल के बारे में भी इशू चल रहा है, मतलब इंडिया एंड अदर नेशंस के बारे में। तो इंडिया ज्यादा कोल पे डिपेंड है, हमारा नियरली 60% एनर्जी अपनी अपनी कोल से आती है। और यहाँ पे क्या है कि कोल ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में इमिट करता है एज कम्पेयर टू द गैस एंड पेट्रोल। तो वो क्या बोलते हैं कि कोल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो जो नेशंस कोल, मतलब दुबई जैसे जो पेट्रो स्टेट है, वो बोलते हैं कि कोल पे आप ज्यादा फोकस करो, कोल मतलब जिसका यूज कम करने के लिए। और इंडिया को बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल है, सारे फॉसिल फ्यूल को फोकस करना चाहिए। ये भी एक डिस्प्यूट का इशू है। और नेक्स्ट अडाप्टेशन फाइनेंस है। तो अडाप्टेशन मतलब क्या, कि अगर परिस्थिति कोई चेंज हो रही है तो उस चेंज परिस्थिति में, कंडीशन में आप कितने अच्छे से उसको उसमें रह पा रहे हैं, मतलब उस चेंज कंडीशन का आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, और आप फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि नई कंडीशन में आप इजीली रह पाए, तो उसको अडाप्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू है कि लॉस एंड डैमेज फंड एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, लास्ट सीओपी में लॉस एंड डैमेज फंड एस्टेब्लिश किया है। लेकिन इस फंड में क्या है कि हु विल पे, ये भी एक इशू है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को उन्होंने अर्ज किया है पे करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इनकरेज किया है एंड इसको। लेकिन ये लॉस एंड डैमेज फंड में पैसे किसको मिलेगा, ये भी वेग वर्ड है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन बहुत डिफिकल्ट बना देती है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि डिस्प्यूट के इश्यूज कौन कौन से। चलो हम एक बार बात करते हैं डिस्प्यूट के इश्यूज। तो पहला डिस्प्यूट का इशू जो है वो आईएनडीसी है, मतलब जो भी प्लेस करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि डिफिनेट चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि हमारे इसमें एग्रीमेंट ही नहीं है कि मेरा कितना कोटा है इमिशन का, पास्ट इमिशन में मेरा कितना कोटा है, तो मैं कितना टारगेट प्रिस्क्रिप्ट करूँ। इसका कोई मैं ये बोल नहीं सकता कि और इसके ऊपर मैं कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि आईएनडीसी जो है वॉलंटरी है। तो डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही कि नहीं, ये फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड जो है वो कोल के बारे में है। इंडिया बोलते कि ऑल फॉसिल फ्यूल के बारे में काम करना चाहिए। तो जो पेट्रो स्टेट है वो बोलते कि नहीं, गैस और जो पेट्रोल है वो छोड़ के सिर्फ कोल पे काम करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा इमिशन होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंस का इशू। तो फाइनेंस में है कि जो अडॉप्टेशन फंड किया था $100 बिलियन, वो अभी तक एक्टिव नहीं हो पाया, या फिर डेवलप्ड स्टेट ने उन पे जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी बहुत कम है। अभी लॉस एंड डैमेज फंड किया है, लेकिन इसमें डेवलप्ड कंट्रीज को अर्ज किया है, डेवलपिंग को एनकरेज किया है, पे किसको करना है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल। तो इसका मीनिंग कंप्लीट अभी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट इशू है कि कंट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो पास्ट में जो किया है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फ्यूचर में जो करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है कि तो ये सारी चीजें जो है ये इश्यूज है क्लाइमेट चेंज के बारे में। चलो दोस्तों, आज का एडिटोरियल का डिस्कशन है यही खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको इसमें से कुछ लर्न करने के लिए मिला होगा, आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन हो गई होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, आपके साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।